आफ्टरनून टू ऑल। मैं नम्रता देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम जानते हैं कि बीएड में पेडागोजी सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है। तो मैं आज आप लोगों को फर्स्ट सेम में सोशल साइंस का 5वां यूनिट जो है वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें सोशल साइंस का 5वां यूनिट है। उसमें हमको देखना है कि अर्थशास्त्र विषय की जो सामान्य समझ है, तो हम सभी यूजी और पीजी किए हुए हैं और हम सारे लोगों को पता है कि किस तरह से हमारे पास जो है इकोनॉमिक्स को हम जानते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो परिवार में हो या हम अपना विद्यालय जीवन यापन या हम अपने लाइफ से जितने भी जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ को हम जब भी क्रियान्वित करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमको अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आज देखते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र। मैंने क्लास में ये सारी चीज़ें बता चुकी है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स का हिंदी अनुवाद है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के आइको और आपका जो है नीमो शब्द से हुई थी। तो आपका जो है आपका आइको शब्द का अर्थ होता है परिवार और नीमो शब्द का अर्थ होता है आपका व्यवस्था करना। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र जो है घर परिवार की आवश्यकताओं और सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है। अर्थशास्त्र को हम जो है गृह प्रबंध भी कह सकते हैं और चाणक्य ने अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र भी कहा था। हम यदि 1776 यानी कि 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन, इसके प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान जो है माना जाने लगा। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं और अर्थशास्त्र की यदि हम परिभाषा देखते हैं सिंपल शब्द में, एक लाइन की जो परिभाषा है एडम स्मिथ ने जो दी है वो है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। चूँकि हमको एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे डेफिनेशन लिखने पड़ते हैं, तो हम सुनकर जो एक एक लाइन का डेफिनेशन है, एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जेबीसी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तो हम अर्थशास्त्र को देखते हैं, धन संबंधी उनकी परिभाषाएं अलग होती है, कल्याण संबंधी उनकी अलग परिभाषाएं होती है। कल्याण संबंधी परिभाषा में प्रोफेसर जो मार्शल हैं उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। वह व्यक्तिगत सामाजिक कार्य के उस भाग की व्याख्या करता है जिसका संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब हम जीवन में जो भी चीज़ें मनुष्यों के कल्याण के लिए, भौतिकता के लिए, साधारण जीवन में हम व्यवसाय के लिए और किसी भी संबंध के लिए हम उपयोग करते हैं, तो हमको सब में किसकी आवश्यकता होती है? अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो आपका कल्याण संबंधी भावना के लिए हम अर्थशास्त्र का यदि प्रयोग करते हैं, तो पिगू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से तात्पर्य जो है सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के माध्यम से संबंधित किया जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से पिगू का जो है डेफिनेशन रिवाइज कर रही हूँ। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से तात्पर्य सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। बिना अर्थशास्त्र के हम अपने जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें जो तीसरा परिभाषा आपका आता है
दुर्लभता व सीमितता, दुर्लभता एवं सीमितता संबंधी जो परिभाषाएं हैं उसमें प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित एवं अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्षणों के संबंध के रूप में करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी तक हमने देखा कि धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी जाती है, दूसरा है आपका कल्याण संबंधी, तीसरा है आपका दुर्लभता व सीमितता संबंधी परिभाषा है। इसके अलावा आपका जो देखा जाता है वो है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। परिभाषाएं में भी 5 प्रकार की परिभाषाएं इकोनॉमिक्स में दी गई है, तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। पहला है धन संबंधी परिभाषा, दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा है आपका दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा, चौथा है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा और इसके बाद आपका 5वां जो है वो है आपका आवश्यकता विहीन परिभाषा। तो इसमें हम देखते हैं आपका जो है चौथा आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा में तो हम जे.के. मेहता के अकॉर्डिंग देखते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीन अवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में मानवीय अवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में मानवीय अवस्था का अध्ययन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवश्यकता विहीनता हमारा जो संबंधी परिभाषा है, यदि हम देखते हैं कि हमारे पास यदि अर्थशास्त्र में अर्थ नहीं है मीन्स धन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हमको स्कूल की फ़ीस चुकानी पड़ती है, उसके बाद हमको स्कूल में फ़ीस में एडमिशन मिलता है और हम अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हमारे पास पर्याप्त धन ना हो तो हम अच्छे से अच्छे पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे हमको धन की आवश्यकता होती है। और हम यदि रियल एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे ऐसे कमज़ोर तबके के या आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं जो अपने धन के अभाव के कारण या धन विहीन के कारण, इसे हम कह सकते हैं आवश्यकता विहीनता। यदि हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनके पेरेंट्स के पास पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण वो जो है अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इसे ही हम जो है आवश्यकता विहीनता, क्योंकि उनको आवश्यकता तो है, वो मेडिकल कॉलेज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन हमको उन सारे चीज़ों के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो हम उस तरह की पढ़ाई जो है नहीं कर पाएंगे। सपोज़ आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने भी बीएड में एडमिशन लिए हैं, तो बीएड के लिए भी आपको एक धन राशि जो है आपको पे करना पड़ा, आपको देना पड़ा, तो फिर आप जो है बीएड कर पा रहे हैं। सपोज़ जिनके पास यदि इस तरह के पैसे नहीं हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं, आजकल जो है हमारी सरकार हमको बहुत सारे प्रोवाइड कराती है, पैसे के लिए हमको एजुकेशनल लोन दिया जाता है। उस लोन के सहारे से हम जो है अपने अकॉर्डिंग या अपनी रुचि के अकॉर्डिंग हम अपना ज्ञान जो है प्राप्त कर पाने में सक्षम है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि बैंक का भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और कई जगह जो हैं किन्हीं के पेरेंट्स जो हैं ये सारा चीज़ नहीं करना चाहते, वो डरते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को इस ज्ञान से वंचित कर देते हैं। और इस तरह की चीज़ें को हम आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा में हम अर्थशास्त्र के लेवल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विकास संबंधी परिभाषा। हम विकास संबंधी परिभाषा की बात करते हैं तो प्रोफेसर सैमुएल्सन है उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन कराता है हमें कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना
मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना अनेक प्रयोगों में आने वाले सीमित साधनों का एक समय अवधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए किस प्रकार का चुनाव करते हैं और उन्हें समाज में विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के उपभोग के लिए वर्तमान एवं भविष्य के बीच वितरण करते हैं। विकास संबंधी जिस तरह से हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ का विकास करना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र हमें इस बात के अध्ययन करने की परमिशन देता है कि व्यक्ति जो है अपने साथ साथ समाज में अपनी जो है प्रसिद्धि या अपनी पर्सनालिटी डेवलप तभी कर पाता है जब उसके पास पैसा रहे। यदि कोई अमीर व्यक्ति है, पूंजीपति व्यक्ति है, किसी गरीब की मदद करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोविड-19 के समय हमारे जो है बहुत सारे चीज़ें हैं ये हमको दिखाई दे रही है कि हम अधिकतर मीडिया में देखते हैं कि उन्होंने फलाना ने राशन वितरित किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो धन से संबंधित जिनके पास अभी राशन नहीं है क्योंकि सारे के काम छीन गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो इस तरह से खाने को लाले पड़ रहे हैं। तो बिना अर्थ के जो है हमारा जीवन जो है सफल नहीं होता है क्योंकि हमको अपने जीवन में बहुत सारे अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि किस तरह से इन सारी चीज़ों के बीच में हमको मुद्रा और मुद्रा की सहायता के बिना अनेक प्रकार के प्रयोग जो हैं उनके सीमित साधनों का एक समय अवधि के लिए उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कि किस प्रकार का उत्पादन, जैसे हम देखते हैं चावल का उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, खाद्य के साथ साथ लौह अयस्क है, खनिज का है। तो ये सारे चीज़ जो है उत्पादन की जो दृष्टि होती है वो सब कुछ आपका इकोनॉमिक्स में होता है और हम किस प्रकार चुनाव करते हैं और उन्हें समाज के जो विभिन्न व्यक्ति रहते हैं, समाज के विभिन्न व्यक्ति यदि किसी भी तरह का कोई उत्पादन कार्य किया जाता है तो उसके लिए उपभोक्ता भी होते हैं। हम यदि बिना उपभोक्ता के हम कोई भी उत्पादन कार्य जो है नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अर्थशास्त्र में देखते हैं हमारे पास जो अर्थशास्त्र की परिभाषा के साथ मांग और पूर्ति का जो समन्वय होता है, क्योंकि जब तक कोई मांग नहीं होती है तब तक हम पूर्ति नहीं करते हैं। और इसके लिए अर्थशास्त्र में ये चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट्स है, मांग और पूर्ति का आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह की ये सारी चीज़ें होती है। और अर्थशास्त्र की विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं का हम अध्ययन देखते हैं तो अध्ययन अर्थशास्त्र को हम यदि एक सिंपल भाषा में कहें तो हमारे जितने भी मनुष्य हैं या हमारे जो दैनिक जीवन का आधार है बिना अर्थ का संभव नहीं हो सकता। इसके पहले यदि हम प्राचीन समय की और हम अपनी दृष्टि डालते हैं तो वहाँ भी उस समय तो मुद्रा का प्रचलन नहीं था लेकिन वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय के द्वारा लोग अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकता पूरी करते थे। जैसे कोई जो है अपना अनाज, किसी के यहाँ गेहूं का उत्पादन होता था, किसी के यहाँ चावल का होता था, किसी के यहाँ दाल का होता था। तो इस तरह से आपस में वो एक दूसरे जो है विनिमय, यदि किसी के पास गेहूँ है या चावल नहीं है तो वो अपना गेहूँ उसको देकर चावल प्राप्त कर लेता था। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था जो थी हमारे प्राचीन काल में भी से चली आ रही है, वस्तु विनिमय जिसे हम प्रथा कहते थे। और अब जो है हमारे पास धन है, मुद्रा है। इस तरह अर्थशास्त्र का आपका डेफिनेशन बदल गया है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि उनने आपका जो है 1776 के बाद अर्थशास्त्र एक धन के विज्ञान के रूप में हाईलाइट हुआ है। और उसके बाद जो है इसमें आपके विभिन्न तरह की परिभाषाएं, 5 भागों में परिभाषा का विभाजन किया गया एडम स्मिथ के द्वारा। और उनके द्वारा फिर अर्थशास्त्र का क्षेत्र हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा क्या क्या होता है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। मानव जीवन की समस्त आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कि कितने प्रकार का जो आपका अर्थशास्त्र यानी स्कोप, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद है आपका विकास अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स।
फिर है आपका पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण अर्थशास्त्र आपका होता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। उसके बाद है कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। औद्योगिक अर्थशास्त्र। औद्योगिक अर्थशास्त्र है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। फिर है आपका सार्वजनिक राजस्व। सार्वजनिक राजस्व को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो 8वां पॉइंट है आपका जनानकी है। जनानकी यानी डेमोग्राफी होता है। और 9वां जो आपका है सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी विश्लेषण में हम देखते हैं स्टैटिक्स की जो परिभाषाएं हैं या अर्थशास्त्र जो है स्टैटिक्स के बिना अधूरा माना जाता है। तो इस तरह के आपके 9 क्षेत्र अर्थशास्त्र में माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक वस्तु की कीमत निर्धारण, किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो किया जाता है, तो एक साधन की जो कीमत होती है उसका निर्धारण जो होता है एक उपभोक्ता के द्वारा, एक फर्म का व्यवहार, कीमत का सिद्धांत, उत्पत्ति के साधन, साधनों की आय इत्यादि को शामिल किया जाता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति यदि कि कोई भी तरह का फर्म लगा के वो पैसे लगा के उस किसी भी वस्तु का यदि उत्पादन करता है तो उसके लिए उसने कितने खर्च किए, कितने लागत हुआ है, तो उसके बाद वो किस कीमत पे बेचे, तो उसके लिए वो एक कीमत का निर्धारण करता है ताकि वो उपभोक्ता तक पहुंच सके। और एक फर्म का व्यवहार का मीन्स हम ये समझते हैं कि हम ये देखते हैं कि कोई भी अकेला व्यक्ति जो है, जिस तरह से कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये एक कहावत है, लोकोक्ति है, मुहावरा है। तो इसी तरह कोई भी अकेला व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसके लिए हमको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। तो ये इसके लिए हमको ये देखना होता है कि किस तरह से हम ये कार्य करते हैं। तो जितने लोग उस कार्य में लगे रहते हैं उन सारे लोगों का व्यवहार देखा जाता है कि उनको भी, तो वो भी एक जो है फिक्स पेमेंट या एक उनको पैसा जो दिया जाएगा या मेहनताना जो दिया जाता है उस पे वो करते हैं। तो उन सारे चीज़ों को एक कीमत उनकी और जिस सिद्धांत है उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आय को निश्चित किया जाता है और शामिल किया जाता है कि हमने इतना खर्च किया। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने 500 रुपया खर्च किया है और उसके बाद जो है उसमें लागत हमने 200 रुपये मज़दूरों को दिया है। 500 तो हमने कच्चा माल के लिए लगाया, 200 रुपया हमको जो है मज़दूर लगाने का हो गया, और उसके बाद भी है 300 जो है हमारा, और हमारे जो बिजली है और बाकी संसाधन में, तो कुल मिला के हमारी लागत क्या गई 1000। तो 1000 में यदि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो यदि सपोज़ हम 10 वस्तु यदि एक हम डिजिटल लेते हैं, डिजिटल में लेते हैं, तो 10, तो आपका कितना हो जाएगा 1000 में 10 रुपये का 10 वस्तुएं के लिए 1000 रुपये लागत लगी है। तो आपको क्या होगा, एक वस्तु आपका 100, तो आप उसमें और कितना इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से वो उस फर्म के द्वारा जो है निर्धारण किया जाता है, कीमत लगाया जाता है, उसके बाद आपका उपभोक्ता तक पहुंचता है। ये आपका होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल योग, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा अध्ययन किया जाता है। तो हमारे पास जितने कुल उत्पादन आते हैं, कुल उपभोग आते हैं और कुल योग आते हैं, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल रोजगार, तो ये सारे चीज़ों का हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है इन सारे चीज़ों का मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। मीन्स समष्टि जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें अध्ययन किया जाता है। फिर है विकास अर्थशास्त्र। विकास अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरह के कार्य को लिया जाता है। तो इसमें विकास की योजनाओं को, विकास की समस्याओं का एवं उसके किस तरह से समाधान किया जाता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत पर्यावरण में आर्थिक विश्लेषण, जिस तरह से आज हम इसका यदि ज्वलंत उदाहरण देखें तो हमारा इकोनॉमिक्स किस में आप लोगों को बिल्कुल जो है जो रियलिटी से है, रियलिटी में बता रही हूँ कि किस तरह से हमारा इकोनॉमिक्स जो है पर्यावरण से इफेक्ट होता है। यदि हम अभी का एनवायरनमेंट अभी हमारे लिए ज्वलंत उदाहरण है, हम आज का एनवायरनमेंट देखते हैं कि हम कोविड-19 से संक्रमित हैं, तो हमारा इससे इकोनॉमिक जो है कितना इफेक्टेड हुआ है, इसका असर हमको अपने दैनिक जीवन में भी देखने को मिल रहा है कि लोग सारे बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि सारे को क्या है, स्टे होम सेव लाइफ। तो आप जब यदि घर पे हैं तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम देखते हैं कि घर से बाहर निकलकर ही कार्य किया जाता है, और यदि हम कोई होममेड प्रोडक्ट भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको एक बाज़ार की आवश्यकता होती है। तो वो बाज़ार भी जो है बैन लगा हुआ है, और हम बहुत ही चीज़ें जो है जो बहुत ज़्यादा नीडी है, मतलब जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नीड है, हम उसी चीज़ को जो है अभी यूज़ कर पा रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं। इसके पहले की भी यदि हम बाज़ार देखते हैं तो हम कुछ भी चीज़ जो है शॉपिंग कर सकते थे। बहुत सारे चीज़ों के लिए हम अपने मनोरंजन के लिए होटल जाते थे, पिक्चर जाते थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉल जाते थे, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से हम वहाँ पर अपना धन जो है लगाते हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये हमारा पर्यावरण से रिलेटेड था। अब कृषि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम कृषि जोत, भूमि एवं लगान, श्रम, कृषि बाजार और उत्पादन, वितरण मूल्य इत्यादि को शामिल किया जाता है। हम कृषि अर्थशास्त्र में जो है किसी भी भूमि पर अनाज जो है उत्पन्न करते हैं, उसके अनाज की पैदावार करते हैं, कितनी हमको उसमें जोत की आकृति लगता है, और उसमें कितने लगान लगते हैं, कितना श्रम हमको लगता है। और उसके साथ साथ कृषि बाजार, जैसे हम जानते हैं कि किसान जब कोई खेत में फसल उगाते हैं, उसके बाद उनका जो फसल पक जाता है, उसके बाद उसे कृषि बाजार मतलब उसको बेचने के लिए उनको मंडी की आवश्यकता होती है। तो हमारी सरकार जो है मंडी दी हुई है कि वहाँ पर किसान जो है अपने धान को या अपने अनाज को वहाँ पर सही मूल्य में दे सके। तो इस तरह से ये आपका कृषि बाजार होता है, उत्पादन होता है, आपके उसमें मूल्य जो है वो फिक्स किए जाते हैं। तो ये किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारा औद्योगिक अर्थशास्त्र। औद्योगिक अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि आपका इंडस्ट्रियल, किस तरह से हम इंडस्ट्रियल को जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लेते हैं। तो हम आज के उसमें प्रेजेंट समय में देखते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, हम देखते हैं कोयले का खान है, लोह अयस्क है, आपका बस्तर में NMDC का जो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ के पर्पज़, क्योंकि हमारे ज़मीन के अंदर जितने भी हमारे लोह अयस्क धातु और खनिज होते हैं, तो जैसे हम पेट्रोलियम का भी देखते हैं, तो ये सारे चीज़ों के लिए हमको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें श्रमिकों की, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी कार्य जो है श्रमिक के बिना पूर्ण नहीं होता, और श्रमिक यदि कार्य करते हैं तो उनके कार्य के अकॉर्डिंग हमको उनको वेतन देना पड़ता है, उनकी मेहनताना हमको देना पड़ता है, और उसके बाद जो है पर डे कार्य करने के लिए हम मजदूरी का निर्धारण करते हैं। तो इसी तरह से औद्योगिक जो स्थानीयकरण, यदि हम देखते हैं कि किसी स्थान में, जैसे मैंने कहा कहीं पर यदि चूना पत्थर मिलता है तो वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री लगा दी जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोह अयस्क मिलता है तो वहाँ पर आयरन की फैक्ट्री लगा दी जाती। तो ऐसे छोटे छोटे हम जगह देखते हैं जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल होते हैं, तो उसी संसाधन के अकॉर्डिंग वहाँ पर किसी भी इंडस्ट्रीज़ का निर्माण किया जाता है, और वहाँ कार्य करने वालों को रोजगार मिला जाता है, और उनके कार्य के अकॉर्डिंग उनको जो है उनके श्रम के अकॉर्डिंग उनको श्रमिता जो प्रदान की जाती है। तो यही हमारा कहलाता है औद्योगिक इंडस्ट्रीज़, यानी औद्योगिक अर्थशास्त्र। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा सार्वजनिक राजस्व, पब्लिक फाइनेंस में हम किस तरह से अर्थशास्त्र को इंक्लूड करते हैं। इसके अंतर्गत हम सार्वजनिक जो हमारा राजस्व है, जैसे करारोपण, हम देखते हैं कि हम मनुष्य जो है को दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और दैनिक वस्तुओं में हम बहुत सारी चीज़ों, खाद्य सामग्री है,
सौंदर्य सामग्री है और बहुत सारे ऐसे सामग्री है जैसे आपके पढ़ने लिखने। तो हम इन सारे सामान जहाँ से हमारे जो है निर्माण होते हैं, उसके साथ साथ वो कहीं किसी फैक्ट्री में जैसे कॉपी का पुस्तक का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ सारे चीज़ों में हम देखते हैं कि उसके साथ साथ हमारे उसमें टैक्स इंक्लूड होके हम तक पहुँचता है। और इसी के साथ साथ करारोपण हम देखते हैं कि आपकी एक इंडिविजुअल आय होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है कि 1 लाख से 2 लाख तक कितने पैसे आपको देने हैं, सरकार को टैक्स देने हैं। तो इस तरह से एक आय की जो लिमिटेशन होती है कर के अकॉर्डिंग जो है करारोपण और कर के सिद्धांत, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति, ये सारे चीज़ों में हम देखते हैं उनको शामिल किया जाता है। इकोनॉमिक्स में ये होता है हमारा सार्वजनिक राजस्व कि प्रति व्यक्ति और जो भी सार्वजनिक है कि हमारे पास कितने प्रॉपर्टीज़ है, मुद्रा है और कितनी हमारे पास संपत्ति है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जनांकी, डेमोग्राफी। तो इसके अंतर्गत जनसंख्या और जनसंख्या का सिद्धांत, क्योंकि जनसंख्या का वितरण, प्रभाव और नियोजन इत्यादि को शामिल किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आज हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। तो जनसंख्या के कारण ना सही तरीके से रोजगार मिल सक रहा है, लोग पढ़े लिखे बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, क्योंकि यदि हम रोजगार भी देते हैं तो हर किसी को हम रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हम ज़्यादा यदि पढ़ लिख लेते हैं या हम ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो हम कृषि कार्य करना जो है वो पसंद नहीं करते। क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंसान, यदि मान लो जो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसे हम कहेंगे कि वो जाकर खेत में हल चलाए, तो वो क्या खेत में हल चलाएंगे? तो हर व्यक्ति जिस हिसाब से जो पढ़ाई किया रहता है तो उसको उस हिसाब से उसके लिए जॉब जो है चाहिए रहती है, जॉब अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बेरोजगार होते हैं। तो हर किसी को, इसलिए हम देखते हैं कि हमारा डेमोग्राफी का रेशियो क्या है और किस तरह की से होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हम नियोजन जो है हम अपने डेमोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी विश्लेषण, आपका स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम देखते हैं कि ये अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इसका पार्ट है, क्योंकि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इसके बिना अर्थशास्त्र जो है अधूरा होता है। आर्थिक कारकों की व्याख्या करने के लिए सांख्यिकी के माध्यम से की जा रही है और इसमें हर आंकड़ा, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम देखते हैं कि कौन कौन से सत्र में सुनामी आया, सुनामी के कारण हमें जो है कितने हमको नुकसान हुआ, तो हम आगे के लिए उस तरह की प्लानिंग करते हैं। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया कि सुनामी का है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से कितने मर रहे हैं। इससे पहले हमारा कोविड-19 जो नाम चला है, आज हम 21 में हैं, तो हम देखते हैं कि 19 में और 19 और 20 के बीच मृत्यु की दरें कितनी थी, और अभी जो वर्तमान में हमारा कोविड का जो रेशियो चल रहा है वो उनके अकॉर्डिंग अभी कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हमको जो है स्टैटिक्स की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हर क्षेत्र में यदि हम उत्पादन को बढ़ाते, उत्पादन के क्षेत्र में भी हम देखते हैं किसी तरह का कोई भी कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो 2010 की बातें हो या अभी 2021 की बातें होगा। यदि हम जनगणना की बातें करते हैं तो जनगणना में भी हम देखते हैं कि 2010 में कितनी जनगणना हुई थी और अभी आपके 2020 में, 2021 में कितनी जनगणनाएं होती हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे संख्या या जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है। तो इसी तरह से हम हर तरह की चीज़ों में, हर तरह की, जैसे हमारा नुकसान होता है, सुनामी है, भूकंप है, ये सारी चीज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से उनका रेशियो जो है निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया आपका इकोनॉमिक्स का स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के कितने क्षेत्र होते हैं। और उसके बाद फिर इसमें इकोनॉमिक्स में एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है मांग, पूर्ति एवं बाजार की संरचना।
हमारा जो है डिमांड, सप्लाई एवं मार्केट जो है मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिमांड होता है, उसके बाद हम उसकी सप्लाई करते हैं एवं उसको हम मार्केट तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी अभी आप लोगों को बताया कि मांग, पूर्ति एवं बाजार की संरचना के बिना अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को हम सही रूप में नहीं देख सकते हैं। तो देखते हैं मांग का अर्थ क्या होता है। मांग यानी मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा माना जाता है, क्योंकि देखो हमें भूख लगती है तो हम क्या करेंगे, अनाज चाहिए, अनाज जो है हमको चावल, गेहूँ, दाल ये चाहिए, तो ये मांग होती है। तो किसी वस्तु को चाहना और उसकी इच्छा करना मांग नहीं होता है, बल्कि उसको प्राप्त करना। हमको भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, तो वो हमको जो है किसी वस्तु उसकी चाह नहीं है, हम उस वस्तु की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने अनाज ला के रख दिया जाएगा तो हम उसको खाएंगे, तभी हमको जो है उसमें हमें कार्य करने की क्षमता हमें हासिल होगी। तो इसी क्षमता एवं तत्परता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि हमें जब भूख लगती है तो हमारे पास क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके बाद यदि हमें जब हम खाना खाते हैं हमको उस समय जो है एनर्जी नहीं रहती है, वीकनेस सा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको मांग में होती है। एक ये आपका छोटा सा एक एग्जाम्पल था, लेकिन हमको इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता, जैसे हम पढ़ाई के लिए स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसके साथ साथ हमको पुस्तक की और कॉपी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बिना पुस्तक और कॉपी की अपनी पढ़ाई पूरे नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जिस क्षेत्र में जो चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए वो सारी चीज़ें जो है हमको मांग की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ हमको पूर्ति। तो ये चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, बाजार के संचालन से मिलती है। मांग के आधार पर हम देखते हैं कि संपूर्ण बाजार का संचालन होता है। ठीक है, यदि हम मांग की परिभाषाएं देखते हैं तो बेनहम के अनुसार किसी भी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग, किसी भी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। ठीक है, बेनहम ने कहा है कि किसी भी दी गई आपकी जो कीमत है किसी वस्तु की मांग पर, उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो उसी कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। इसके साथ साथ प्रोफेसर केन्स ने कहा है मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हम देखते हैं। ये प्रभावपूर्ण इच्छा का तात्पर्य ये होता है कि हमको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब हम क्या करते हैं, उसको क्रय करते हैं और उसके लिए हम अपने आप में उपलब्ध साधन जुटाते हैं और साधनों में व्यय करने की तत्परता होती है। जैसे हम कोई भी पुस्तक खरीदते हैं तो हम बाज़ार में क्या करते हैं, पैसे दे के ही हम पुस्तक खरीदते हैं। कोई दुकानदार जो है वो हमको फ्री में पुस्तक सप्लाई नहीं करते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें होती है मांग। उसके बाद फिर हम देखते हैं पूर्ति का अर्थ। तो पूर्ति का अर्थ ये होता है कि हमारी, अभी हमने मांग देखी कि सारी बातें सामान्य रहते हुए किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि यदि हो जाती है तो उस वस्तु की जो पूर्ति है उसमें भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार किसी भी मूल्य में यदि कमी होती है तो वस्तु की पूर्ति में भी कमी आती है, क्योंकि मूल्य और पूर्ति का जो संबंध है वो उल्टा होता है बेनहम के अनुसार। इसी पे मांग में हमने अभी देखा, बेनहम ने क्या कहा है, आपूर्ति के लिए जो बेनहम का डेफिनेशन है उन्होंने क्या कहा है, पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से है, पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे प्रति इकाई समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिसे प्रति इकाई समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ति से आशय किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई विक्रेता किसी निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। तो अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि मांग और पूर्ति और मूल्य के संबंध को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। मांग एवं पूर्ति के मध्य सीधा संबंध होता है और मांग बढ़ने पर पूर्ति में भी वृद्धि होने लगती है। और इसी प्रकार यदि पूर्ति में वृद्धि होने से देखते हैं कि मांग में कमी देखने को मिलती है। एवं मांग और पूर्ति का जो मूल्य के साथ सीधा संबंध है, तो मूल्य में यदि कमी होता है तो मांग में वृद्धि होती है, और मूल्य में वृद्धि होता है तो मांग में कमी देखने को मिलती है। ये आपका सीधा सा जो है लॉजिक है।
यदि कोई भी चीज़ जो है बहुत महंगी रहती है तो हम क्या करते हैं, उसको नहीं खरीदते हैं, और यदि वही कीमत जो है वो घटने लगती है तो हम देखते हैं कि उसकी मांग जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम बाज़ार को समझने के लिए यदि हम बाज़ार की संरचना को समझना चाहते हैं तो आपका जो है पूर्ति और मूल्य को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी तरह से अर्थशास्त्र के विकासात्मक बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सतत विकास किस तरह से होता है आपका, तो आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आपका होता है सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एवं आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग, और निर्धनता आपका जो है प्रॉपर्टी, और खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी। तो ये अर्थशास्त्र के विकासात्मक मुद्दे होते हैं। मतलब अर्थशास्त्र को जो डेवलप करने के लिए कौन कौन से इश्यूज हमको चाहिए वो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सतत विकास, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें आपका क्या होता है, क्योंकि सतत विकास का तात्पर्य एक ऐसा विकास से है जो निरंतर चलता रहना चाहिए, क्योंकि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों पर आपका प्रयोग किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों का मतलब होता है कि वर्तमान में हमारी ज़रूरत है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, और इसके साथ साथ भावी पीढ़ी को इन ज़रूरतों में कटौती ना हो पाए। तो इसलिए इन सारे चीज़ों का जो है स्टोरेज करना, या उसको हम जो है उसके उत्पादन में वृद्धि करना, या वो चीज़ें जैसे जनसंख्या स्थिरीकरण, आपका जो है जनसंख्या को स्थिर करना, वृक्षारोपण करना, ताकि आने वाले समय में लोगों को परेशानियां ना हो, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना, प्रयोग एवं शिक्षा का विकास इत्यादि जो है आपके इकोनॉमिक्स के सतत विकास में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीडीपी, आपका जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ये किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर दी गई समयावधि को, जो कि सामान्यतः एक वर्ष में मापी जाती है, क्योंकि इसमें जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं आर्थिक नियोजन जो हमारा इकोनॉमिकल प्लानिंग होता है। तो आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश में जो भी विकास किया जाता है आर्थिक नियोजन के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि आर्थिक संसाधनों का जो पूर्व मूल्यांकन होता है वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होता है, और उसे ही हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन में प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं निर्धनता और गरीबी जो है हमारे लिए एक वैश्विक समस्या है। निर्धनता और गरीबी जो है हमारे लिए एट प्रेजेंट स्थिति में बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। गरीबी को मापने हेतु योजना आयोग ने एक परिभाषा बनाई थी, जिसके अनुसार कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से जिन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है उन्हें हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। तो ये हमारा जो है इकोनॉमिक्स में हमारी निर्धनता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है विकास में। और इसके साथ साथ है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब जो है नाम से ही हम समझ जाते हैं कि भोजन और खाद्य पदार्थों जहां व्यक्ति को प्राप्ति और इसकी सुनिश्चितता आवश्यक है, क्योंकि भोजन और खाद्य पदार्थों पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार है, और सभी व्यक्तियों को ये खाद्य पदार्थ जो है सरलतापूर्वक उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए भारत ने खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लागू किया गया, और इसमें इसके माध्यम से भारत के नागरिकों को सस्ती एवं रियायती दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, ये सारी चीज़ें जो है चलाई जा रही है। तो ये सब हम देखते हैं। और इसके साथ साथ मूल्य वृद्धि,
मूल्य वृद्धि में हमने क्या देखा है कि मूल्य वृद्धि एक बहुत आर्थिक समस्या है। आर्थिक विकास के साथ साथ मूल्य वृद्धि देखने को मिलता है, क्योंकि हम जो है अल्प विकसित देशों में यदि हम देखते हैं तो उनका अल्प विकसित देश के होने का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़ापन मूल्य वृद्धि दोनों देखने को मिलता है। मूल्य वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, उत्पादन लागत का अधिक होना, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण न होना, बाजार की व्यवस्था, जमाखोरी, कालाबाजारी इत्यादि। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा, जो ये कोविड का आपदा है, ये भी एक तरह से हम प्राकृतिक कह सकते हैं। हम कह रहे हैं कि एक कृत्रिम वायरस भी है, लेकिन प्राकृतिक आपदा भी है, जिससे हमारी जो है धन की और हमारी जो कमाई है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को, जब रोजगार बंद हो गए हैं तो उनको क्या है, आय के साधन उनके बंद हो गए हैं। तो ये हमारे अर्थशास्त्र में किसी भी इसी प्रकार की आपदाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बताऊंगी। गुड डे।